हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समर्थ कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 5 के लिए। ठीक है, तो हमने जो अभी तक वीडियो बनाए वो अभी तक वीडियो आपने नहीं देखे तो वो पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट है, यानी कि जो कार्यपुस्तिका खत्म होने वाली है वो वाले हैं। तो आपने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं समर्थ कार्यपुस्तिका हिंदी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। पेज संख्या जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर 25, समर्थ कार्य पुस्तिका में जो पेज संख्या 25 है वहां तक हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ लिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे पेज संख्या 26 से। ठीक है बच्चों, कहाँ से पढ़ने वाले हैं आज हम? पेज संख्या 26 से, जो कि है कार्यपत्रक कक्षा 5 के लिए है ये। ठीक है, बिना किसी टाइम के जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आकलन पत्रक 7 है। तो इसमें देखो एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। एक बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता था वो पंखा करता, सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर नहीं करता था। एक रात राजा सो रहा था, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई और सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न है, तो अभी इन प्रश्नों के उत्तर हमें इनमें से इस गद्यांश को पढ़ के हमें देने हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी पालतू जानवर की कोई एक विशेषता बताइए और उस पर 2 वाक्य लिखिए। तो अभी हमारी मर्जी से हमें दो किसी भी जानवर की हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे गाय। तो गाय हरी घास के साथ साथ रोटी भी खाती है। ठीक है, तो एक पालतू जानवर है। फिर इसकी 2 विशेषताएं, उस पर 2 वाक्य लिखने हैं हमें। तो देखो, गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, गाय से हमने एक वाक्य बनाया। फिर दूसरा वाक्य बनाएंगे हम, गाय हम गौ माता, गाय को हम। ठीक है, यहाँ पर आएगा गाय को हम गौ माता भी बोलते हैं। ठीक है, गाय को हम गौ माता भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। समझाना का क्या होता है? किसी बात को सरल भाषा में बताना, यानी कि उसे समझाना बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्रोध का होता है गुस्सा करना। क्या होता है? गुस्सा करना। पहरेदार का अर्थ होता है सिपाही को पहरा देना। पहरेदार यानी कि वो सिपाही को बोलते हैं, यानी जो पहरा देता है उस सिपाही को हम पहरेदार बोलते हैं। राजा को किससे बहुत प्यार था? तो किससे था? आपने पढ़ा था ना। तो राजा को बंदर से बहुत प्यार था। ठीक है, एक रात क्या हुआ था? एक रात राजा सो रहा था, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया और उसने तलवार उठाई थी कि पहरेदार आ गया। ठीक है, तो उस रात क्या हुआ था कि एक मक्खी बार बार राजा के नाक पर बैठ रही थी। फिर देखो, राजा को क्या बात समझ में आ गई थी? कि राजा को समझ में आ गई कि बंदर मूर्ख है और वो उसके लिए खतरा है। ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं है क्या करना है और वो खतरा है उसके लिए। फिर देखो, दिए गए शब्दों में से वाक्य को पूरा करना। ये शब्द दे रखे, इनसे आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, राजा ने बंदर को जंगल में क्या आएगा यहाँ पर? छुड़वा दिया। तो यहाँ पे छुड़वा दिया। फिर देखो, राजा उस बंदर से बहुत प्यार करता था। ये प्यार यहाँ पे आएगा। ठीक है, बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। ये फिर देखो, बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने दौड़ा। यहाँ पर तलवार। ठीक है बच्चों, पेज संख्या आपका 26 कंप्लीट। अभी देखो, पेज संख्या 27 पर है। तो ये वाला प्रश्न कार्यपत्रक नंबर 4 पे, कार्यपत्रक 4, दिए गए संवादों को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। ठीक है, दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपको। तो ये देखो, पवन बोल रहा है, तुम्हारी दिवाली की कितनी छुट्टियां हैं? समीर बोल रहा है, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन, तब तो बहुत बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन बोल रहा है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर, पर क्यों? पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या? पवन, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर, मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती है। पवन, जब तू सब जानता है तो। समीर, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अभी ये प्रश्न आया, देखो, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं, यानी दिवाली कैसे मनाते हैं? तो अब इसका उत्तर देखो, हम लिखेंगे भी, आप अपने हिसाब से लिखो कि आप कैसे दिवाली मनाते हैं। फिर देखो, हम दिवाली पर नए नए कपड़े पहनते हैं।
बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो दिवाली इस प्रकार से मनाते हैं। फिर देखो प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण हवा तथा हमारे आसपास फैलने वाली गंदगी को प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है ना, इसी तरह हमारे आसपास जो भी गंदगी फैल जाती है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। फिर देखो पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। पटाखे होते हैं तो वो बीमार लोगों को और बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनको कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखो पटाखों से बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, तो आप ये वाला उत्तर लिखोगे। फिर देखो कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। कौन कौन से ऐसे प्रदूषण है जिससे हमें और हमारी धरती जो प्रभावित हो रही है। तो देखो एक तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, जल में कुछ भी डाल देते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है। वायु में जैसे जहरीली गैसें और धुएं से वायु प्रदूषण। ध्वनि में बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर से आवाज करना ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में भी आ जाता है, यही वाले ये सब प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण में आते हैं। और आदि ये सब प्रदूषणों से हमारी धरती बहुत प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रदूषण है इनसे हमारी धरती बहुत प्रभावित हो रही है। आपका पेज संख्या 27 कंप्लीट। अभी पेज संख्या 28 पर चलो। तो यहाँ पे देखो आकलन पत्रक 8 है। दिए गए संवाद को पढ़कर आगे बढ़ाए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी इस संवाद को भी हमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना, उसके बाद इसके प्रश्न दे रखे हैं वो भी हमें पूरे करने। तो देखिए गोपाल, सुनिए डाकघर कहाँ है। गोपाल पूछ रहा, राही डाकघर स्टेशन के पास है। गोपाल, स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। और राही बोल रहा है स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किलोमीटर अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, फिर देखो गोपाल, स्टेशन के लिए यहाँ से कौन सी एक बस मिलती है। राही बोल रहा है स्टेशन के लिए यहाँ से एक बस मिलती है। कौन सी बस मिलती है। तो के लिए यहाँ से एक बस मिलती है। फिर देखो गोपाल, यह बस स्टेशन जाएगी। राही बोल रहा है जी हाँ, यह बस आपको स्टेशन पर ही छोड़ेगी। गोपाल बोल रहा है स्टेशन वाली बस यहीं आएगी। तो राही बोल रहा है सामने वाले बस स्टॉप पर आएगी। ठीक है, आपका ये संवाद पूरा खत्म होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो प्रश्न पूछ रहा है कि डाकघर के बारे में कौन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो डाकघर के बारे में, सुनिए डाकघर कहाँ है। तो गोपाल पूछ रहा है ना, गोपाल पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका उत्तर होगा डाकघर के बारे में गोपाल पूछ रहा है। फिर देखो राही ने डाकघर किसके पास बताया। तो जो राही है उसने क्या बताया था कि डाकघर किसके पास है, स्टेशन के पास है। किसके पास बताया, डाकघर स्टेशन के पास बताया। राही ने स्टेशन कितनी दूर बताया। जो राही था उसने स्टेशन को कितनी दूर बताया। हमने यहाँ पर 5 किलोमीटर लिखा, तो यहाँ पर होगा राही ने स्टेशन 5 किलोमीटर दूर बताया। अगर कोई 10 लिख रहा है तो वहां पर 10 किलोमीटर लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या आपने स्टेशन देखा है। यदि हाँ तो उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। स्टेशन आपके खुद से पूछ रहा है, तो क्या आपने कभी स्टेशन देखा है, तो उसके बारे में 2 वाक्य लिखने आपको। ठीक है, तो देखो हाँ मैंने स्टेशन देखा है। स्टेशन बहुत सारी ट्रेनें आती है और स्टेशन पर चाय की दुकानें भी होती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है, क्या कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होने वाले संवाद को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जो कक्षा होती है उसके अंदर कुछ भी इस प्रकार का अगर पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद और जो अध्यापक होते हैं और वो शिक्षक होते हैं, शिक्षक और बच्चे होते हैं, उनमें आपस में क्या बात होती है वो बात आपको लिखोगे। तो ठीक है, ये संवाद के बाद क्या बात होगी। एक तो कि विद्यार्थी फिर पूछेगा सर डाकघर में क्या होता है। तो फिर अध्यापक इसके बारे में बोलेंगे कि डाकघर में चिट्ठियों और पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले वाले पेज पर, पेज संख्या 29 पर। यहाँ पे देखो पेज संख्या 29। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है लिखित सामग्री को पढ़ना और परे तथ्यों को समझना। तो कार्यपत्र है कि दक्षता कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। फिर पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सलीम की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी। ये हवेलियां देखने में अद्भुत थी। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़े में गर्म रहती है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है कि किलों और हवेलियों में क्या अंतर होता है। तो किले किसी भी राजा की सबसे महत्वपूर्ण इमारत होती है, यानी कि किले वो होते हैं जिससे दुश्मनों से हमें बचना होता है, तो हम किले बनवाते हैं। और हवेलियां राजा अपने शौक से बनाते हैं, अपने रहने के लिए अपने शौक के हिसाब से वो हवेलियों को बनाते थे, ताकि उसमें कुछ भी अच्छे से उत्सव मना सके। तो आप समझ गए होंगे कि हवेलियां राजा अपने शौक के लिए बनाते थे, जबकि किले अपनी सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। फिर यहाँ पर देखो अधिकतर हवेलियां पुराने शहर में ही बनाई गई है। क्यों। तो हवेलियां पुराने शहर में इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग रहते थे, तथा वही लोग जो राजा होते थे वो हवेलियों के बनाने के बाद ही वहां पर एक अच्छे से शहर बसाते थे। तो वो सब पुराने शहर थे, जहाँ पर भी राजा महाराजा रहते थे वो सब पुराने शहरों में ही रहते थे।
तो पुरानी हवेलियां पुराने शहरों में इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि पुराने शहरों में ज्यादातर लोग रहते थे और राजा भी उन्हीं जगह पर शहरों को बसाते थे। ठीक है, फिर देखो ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो यहाँ पर हवेलियों को राजा इस हिसाब से ध्यानपूर्वक बनाया जाता था कि ध्यान से बनाते थे क्या कि उन्हें गर्मी में भी ज्यादा गर्मी ना लगे और ठंड में भी ज्यादा ठंडी ना लगे, इसके लिए वो अपने इसको बड़ी ध्यान में रखकर इनको बनाया जाता था और इनको बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता था ताकि उनको ज्यादा गर्मी भी ना लगे और ज्यादा ठंड भी ना लगे। फिर यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, गाइड का कार्य क्या होता है? पढ़ाना, मार्गदर्शन करना या हवेली बनवाना? तो गाइड होता है वो क्या होता है, हमें मार्गदर्शन करता है हमारा। तो यहाँ पर मार्गदर्शन क्या होगा, मार्गदर्शन। फिर देखो पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी, जो पुराने शहर था उसकी हवेलियां कितनी पुरानी थी? तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है, 3 हवेलियां करीब 300 साल पुरानी थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 300 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला राइट है। फिर देखो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द क्या होता है? ऐतिहासिक यानी कि बहुत पुराना, यानी कि ऐसा चीज जो पुरानी घटना और इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसी को हम ऐतिहासिक बोलते हैं। तो ये देखो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है पुरानी और बीती हुई घटनाएं जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व होता है, उन्हें ऐतिहासिक घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो ये अनुच्छेद पूरा दे रखा है, उसको हमें इन संकेतों से पूरा करना है। तो देखो घोंसला, पेड़, घाना, मने, मजे, गोरेया, घर, रोशनदान, एक, ये सब लिखा है, तो इनको हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, 1 दिन 2 गोरेया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान क्या आएगा, ये वाला रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से, यहाँ आएगा मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। क्या करने लगी, ची ची। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो यहाँ पर आएगा घोंसला। ठीक है, तो आपका पेज संख्या 29 आपका कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर देखो पेज संख्या हम चलते हैं 30 पर। तो यहाँ पर देखो कार्यपत्रक नंबर 2, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिल थी, तीनों ने पास की इमारत का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था, ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो ठीक है, हमने ये गद्यांश या जो भी है हमें ये कहानी हमने पढ़ी। उसके बाद हमें ये प्रश्न है उनके उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पर देखो साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो किसके घर पहुंच गया था? यहाँ पर देखो साहिल शाम होने से पहले सोनिया के घर पहुंच गया, रवि और सोनिया। ठीक है, तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। फिर देखो ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो ईंटों के भट्टे में क्या हो रहा था? ईंटों के भट्टे में आग लगाकर ईंट पकाने का काम, मिट्टी से ईंट बनाने का काम हो रहा था, और कोई गूंद रहा था तो कोई ईंटों को वापस लेके जा रहा था। ठीक है, तो मिट्टी से ईंट बनाने का काम हो रहा था और ईंटें पकाने का काम हो रहा था। फिर यहाँ देखो ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए देखो एक तो होती है काली मिट्टी होती है, फिर पानी होता है, फिर रेत होती है। तो रेत भी वो नीचे डालते हैं, फिर पानी होता है, फिर ईंट पकाने का जो सामान होता है वो सब काम में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने आपको। ठीक है, तो ये शब्द दे रखे हैं, उनके हमें अर्थ बताने हैं। खंडहर क्या होता है? खंडहर ऐसा होता है मतलब टूटी फूटी इमारत या टूटा फूटा कोई मकान, उसको बोलते हैं खंडहर। ठीक है, और गूंदना यानी पीसना या हाथ से हमें उसे दबाना, उसी को हम बोलते हैं गूंदना। ठीक है, पीसना या हाथ से दबाना। फिर देखो इमारत होता है मकान या महल। इमारत कोई भी मकान हो गया, कोई महल हो गया या कोई घर हो गया, उसको हम इमारत बोलते हैं। फिर देखो निर्माण का होता है, निर्माण का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज का निर्माण यानी कि बनाने का काम करना, उसको बोलते हैं निर्माण करना। 5वां प्रश्न है आपका, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि ईंट बनाने के लिए मिट्टी तालाबों और झीलों से लाई जाती है। ठीक है, जिससे तालाब और झीलें गहरी हो जाती हैं, तो वहां पर दिन दिन खोद खोद कर उनको गहरा किया जा रहा है, जिससे उनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जो ईंट पकाने के लिए जो भी हम उसमें आग लगाई जाती है, उससे जो
जहरीला धुआं निकलता है, उससे भी पर्यावरण में जो वायु प्रदूषण होता है, तो इन सब से हमें हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ईंट बनाने पे भी हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर यहाँ पर देखो, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती है। तो देखो, मिट्टी से ईंट बनती है तो सबको पता है, पर अभी और मिट्टी से और क्या क्या चीज़ बनती है हमको बताना है। तो देखो, मिट्टी से क्या क्या बनते हैं, खिलौने बनते हैं, और दीपक बनते हैं, मटका बनता है, बर्तन, गुल्लक, गिलास, कप बनते हैं, और मिट्टी की मूर्तियां बनती है। और क्या बनते हैं, और भी अगर आपको कुछ आता है तो वहाँ पे लिख सकते हो। ये देखो, ये खाली छोड़ रखा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो और क्या क्या बनता है। ठीक है, तो पेज संख्या 30 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट वाला है आकलन पत्रक 9 में दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे, आप जानते हैं घर में रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। अधिकतर घर इलाकों में पाए जाते हैं, अपने इलाकों में पाई जाने वाली चीजों से बनाए जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के घरों नारियल के पत्ते पर लगाए जाते हैं, समुद्र के किनारे के घरों पर नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों के घर पत्थर और स्लेट से बनते हैं। हर इलाकों में अलग अलग तरह के घरों की जरूरत होती है, क्योंकि हर इलाकों का मौसम अलग अलग होता है। पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें ढलवा बनाई जाती है ताकि पानी या बर्फ जल्दी नीचे गिर जाए और ऊपर ज्यादा जमा ना हो। ठीक है, फिर देखो, असम में बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं, और कश्मीर में झील में तैरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रश्न नंबर 1 है कि समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी कि कौन से पेड़ जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो समुद्री इलाकों में नारियल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। कौन से पेड़ आते हैं, नारियल के पेड़। असम में घर किससे बनाए जाते हैं, जो असम राज्य है उसमें हम घर ज्यादातर घर किससे बनाए जाते हैं, तो असम में बांस के डंडों से घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिससे नीचे से आराम से पानी निकल जाए, तबकि बांस के डंडों से ऊपर घर बना दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो, पहाड़ों में घर किन किन चीजों से बनाए जाते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साइड, तो यहाँ पर घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर घर ईंट पत्थर और स्लेट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, घर ईंट पत्थर और स्लेटों से बनाए जाते हैं, सीमेंट से। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें जो ढलवा यानी कि ढलान क्यों रखा जाता है छतों में, तो इसलिए क्यों रखा जाता है बताओ। तो इसका उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें ढलवा इसलिए बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी और बर्फ गिरने पर छतों पर ठहरे नहीं और वो नीचे गिर जाए। क्योंकि जब बारिश गिरेगी और तो उसका पानी ऊपर ज्यादा ठहरे नहीं और सीधा नीचे गिर जाए, और अगर बर्फ भी गिरती है तो वो भी सीधी नीचे गिर जाए, इसके लिए ऊपर ठहरे ठहरे नहीं बर्फ और पानी, इसके लिए वहां पर ढलान वाले घर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखो, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है आपको। तो यहाँ पर देखो, शब्द दे रखे, चोटीनुमा, झील, समुद्र, पत्थर, तो इनसे आपको इनके अंदर आए हैं वो वाले भी शब्द बना सकते हो या अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। तो हम ज्यादातर तो इसके अंदर वाले शब्द ही बना रहे हैं। देखो, चोटीनुमा, आदिवासी क्षेत्रों में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। फिर देखो, झील, कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। समुद्र, समुद्र के किनारे पर नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। पत्थर, पहाड़ों में घर पत्थर और स्लेट से बनते हैं। सरकंडे, सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। तो ठीक है, हमने ज्यादातर इनमें से ही वाक्य लिए हैं, थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, बाकी सारे वाक्य इनमें से ही हमने ले रखे हैं। तो आप देख सकते हो, ये वाक्य आप लिख सकते हो या इसको स्क्रीनशॉट कर दो। तो ठीक है बच्चों, आज हमने पेज संख्या 31 तक पढ़ लिया है। तो अभी खाली एक वीडियो और बना पाएंगे हम, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कम पार्ट रह चुके हैं। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर एक खत्म होने वाली है कार्य पत्रक, जो कि कक्षा 5 के लिए। उसके बाद कक्षा 6 वाली भी हम अलग वीडियो बना ही रहे हैं उसके लिए, तो वो भी आप देखिए। आपको ये वीडियो अच्छे और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि आपको हर इस वीडियो की हर सूचना मिलती रहे, आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।